ये जो बात हम कर रहे हैं आज, इंडिया जो ब्लॉक है, जिसको बहुत पहले ये किया गया था कि ये तो बहुत जल्दी बिखर जाएगा, टूट जाएगा, जब इलेक्शन का दौर शुरू हुआ था, और शने शने जब उसने एक तो जो वहां पाया, मैं जो 240 पर रोका बीजेपी को, बाकी सब कुछ जो स्थितियां पैदा हुई, इसके बाद जो अब ये सदन में जिस तरीके के लय और ताले, और सदन के बाहर भी, मैंने दादा से पूछा था कि ममता बनर्जी ने भी, हमने देखा कि कल पहले ये इसको लेकर बड़ा एक बात उठ रही थी कि वो आ रही है इंडिया ब्लॉक, उसको जिस तरीके से ये गोदी मीडिया ने प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने वहां अपना वो जो प्रेजेंटेशन देना था वहां वो करके, और जो अपना एक वो पूरा जो विरोध था वो बहुत अलग अंदाज में दर्ज कराने में सफल हुआ। ओवरऑल पर आपकी टिप्पणी सुधीर सर। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही जी। हाँ देखिए, अभी श्रवण जी ने और गौतम जी ने कुछ बहुत उल्लेखनीय बातें कही हैं। मैं राहुल गांधी के भाषण के संदर्भ में, एक हमारे यहाँ कहावत चलती है, जो मारे सो मीर, तो जो मारे सो मीर की कहावत आज राहुल गांधी ने बजट पर अपने दूसरे भाषण में कहीं ना कहीं चरितार्थ की है। और उनकी जो तर्जे बयानी है और उनका जो लहजा है वो दर्शाता है कि वो एक परिपक्व राजनेता के तौर पर उभरे हैं और उनकी अभिव्यक्ति दिन ब दिन प्रौढ़ होती जा रही है। पप्पू की छवि से तो वो वर्षों पहले ही बाहर आ चुके थे और उनका नया अवतार हुआ, जिसमें उनकी दोनों यात्राओं का बहुत उल्लेखनीय योगदान है। और जिस तरीके से वो मिथकों का और पौराणिक आख्यानों का इस्तेमाल करते हैं, और आज उन्होंने जिस तरीके से चक्रव्यूह के बहाने और पद्म व्यूह यानी कमल के आकार का व्यूह रच के अभिमन्यु जैसे योद्धा को 6 लोगों द्वारा मिलकर मारे जाने का उल्लेख किया, उससे जाहिर है कि सत्ता पक्ष या ट्रेजरी ब्रांच को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और भक्तों को और गोदी मीडिया को मिर्ची लगना बहुत स्वाभाविक है। बहुत सारी उल्लेखनीय बातें उन्होंने कही हैं, जिसको दोहराने का यहाँ कोई औचित्य नहीं होगा। लेकिन आप गौर करें कि राहुल ने जिस तरीके से उनकी दुखती रगों पे हाथ रखा है और आगे के लिए संकेत दिए हैं, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, और हम लोग किस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अंक तालिका में 99 सांसदों पर आके कांग्रेस पार्टी अटकी थी, लेकिन उसके बाद वो 100 का आंकड़ा कहीं का पार कर चुकी है और अनेक निर्दलीय सांसदों ने कांग्रेस ज्वाइन करने और कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब मुझे लगता है कि लगातार जिस तरह से समय बीतता जाएगा, जिस तरीके से बीजेपी के का हर्ष उड़ीसा में हुआ है या अन्य पार्टियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का सलूक रहा है, पार्टियों को तोड़ने का उनका जो स्वभाव, उनका जो मिजाज, उनकी जो लालसा रही है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो अन्य दल हो, और चाहे वो अकाली दल के साथ हो, तो जिस तरीके से उन्होंने किया, उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन दिन ब दिन कमजोर होगा और कांग्रेस नीत इंडिया ब्लॉक की ताकत और उसके समर्थन में इजाफा होगा। 2-3 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, झारखंड में या महाराष्ट्र में, ये चुनाव बहुत मायने रखते हैं। महाराष्ट्र के एक छत्र या सर्वाधिक शक्तिशाली नेता शरद पवार ने सभा में ये कहा कि जो व्यक्ति तड़ीपार रहा है उसको मेरे बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। तो पब्लिक मीटिंग में एक गुरु गंभीर नेता गृह मंत्री को तड़ीपार कह रहा है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के हौसलों की ओर संकेत करता है, उनके संकल्प की ओर संकेत करता है। अब आप देखिए, कांवड़िए निकल रहे हैं। मैंने मान लिया कि ये एक तीर्थ यात्रा की तरह है, एक आध्यात्मिक यात्रा है, ये एक धार्मिक यात्रा है, लेकिन कांवड़ियों की यात्रा किस कीमत पर निकाली जा रही है? कांवड़िए जिधर से गुजर रहे हैं उधर के स्कूलों को बंद कर दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। कायदे से जिधर स्कूल होते उधर से कांवड़ियों को गुजरने से रोका जाता और उनको शहर के बाहर से निकाला जाता। यानी आप शिक्षा प्रणाली की कीमत पर, बच्चों की शिक्षा की कीमत पर कांवड़ियों को रास्ता दे रहे हैं। और आपने पूरी सुरक्षा बल, पुलिस और अपना तंत्र जो है कांवड़ियों की सुरक्षा और उनको सुविधाओं के ऊपर तैनात कर रखा है। आपको बाकी किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। और ये कांवड़िए सामान्य लोगों से, पेट्रोल पंप वालों से,
ऑटो वालों से और किस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं, इससे आप अंदाज लगाइए कि आज सरकार की नजर में कांवड़ यात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण है या जनता की सुरक्षा, सुविधाएं या अन्य चीजें। अभी ताजा बयान देखिए आप, खाप का हरियाणा से बयान आया है। खाप ने यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाहों को लेकर आपत्ति जताई है, और जिसको कहना चाहिए कि गलियारे में उल्टे पांव चलने को लेकर उनकी मांग है कि इन चीजों पे बैन लगाया जाए। तो क्या इस देश का कानून खाप पंचायतों से और मनुस्मृति से चलेगा या उस संविधान से चलेगा जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है? तो राहुल गांधी जिस तरीके से शब्दों के जरिए, अल्फाज के जरिए अपना खेल कर रहे हैं या अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो एक मनोवैज्ञानिक खेल भी कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि भारतवर्ष के संसदीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष को भाषण के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर टोका हो और प्रधानमंत्री के साथ अनेक महत्वपूर्ण वरिष्ठ नेता और मंत्री खड़े हो गए हो। होता ये आया है कि प्रधानमंत्री गंभीरता पूर्वक नेता प्रतिपक्ष के भाषणों को सुनता है और बाद में उसके खिलाफ उसके पिछला तो देश ने हाँ, देख लिया। हाँ, ताजा जो नहीं, हालात है, उसी की ताजा कड़ी है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ, पिछली बार वो टोकते हैं और इस बार वो संसद से अनुपस्थित रहते हैं। तो उनका अनुपस्थित रहना और उनके सहयोगी मंत्रियों का, जैसा कि हमारे श्रवण भाई ने उल्लेख किया, वित्त मंत्री सीतारमण का चेहरा दर्शाता है। आप कई बातें बोलते नहीं हैं लेकिन आपके भाव भंगिमा से वो चीजें व्यक्त होती हैं। तो मंत्रिमंडल के जो लोग वहां मौजूद थे उनकी मुख मुद्रा दर्शा रही थी कि राहुल गांधी के भाषण का उन पर क्या असर हो रहा है और उनको कितनी तकलीफ हो रही है और किस तरह से वो लगा है कि जहमत गवारा वाली बात जो थी, तो वो सारी चीजें होती है। और ये मान के चलिए कि राहुल गांधी अब एक प्रौढ़ राजनेता है, एक परिपक्व राजनेता है, और आने वाले समय में संसद में राहुल को सुनना और जिस तरीके से उन्होंने 2 यात्राएं निकाली हैं और सड़क पर उनकी लड़ाई लोकतंत्र के लिए अंतिम उपाय भी है, अंतिम आसरा भी है, अंतिम आशा भी है। और जैसा कि कहा मीडिया को लेकर, तो ये लोग जिन सीढ़ियों के सहारे चढ़े हैं उन्हीं सीढ़ियों को ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, चाहे वो जनता का आंदोलन हो, चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो। आप देखिए कि तमिलनाडु से किसान दिल्ली आ रहे थे, उनको नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद में कल जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु के 40 किसानों को होशंगाबाद में इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो दिल्ली प्रदर्शन करने जा रहे थे। आप देखिए कि केरल या तमिलनाडु या कर्नाटक को आपदा प्रबंधन के तहत कितनी कम, ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हैं उतनी राशि दी जा रही है। तो ये फेडरल जो संघीय व्यवस्था हमारी है उसको भी ध्वस्त करने के लिए है। और जिस तरीके से संघीय ढांचे पर लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, उससे ये यहाँ की संघीय व्यवस्था पर भी खतरा है। हमें उम्मीद करना चाहिए कि मीडिया अब चेतेगा और संघीय व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, अभिव्यक्ति के संकट को हल करने के लिए समवेत होकर कुछ सोचेगा और कदम उठाएगा। जी देखिए संजीव जी, मैं अगर फिल्मों की बात से के संदर्भ में बात करूं तो ये होता है कि फिल्मों की पटकथा कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसकी कामयाबी में डायलॉगों का बड़ा महत्व होता है सर। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बातें कही हैं तो मुझे लगता है कि वो अगर पौराणिक मिथक का सहारा लें तो वो शर संधान में निपुण हो गए हैं। कब कहाँ कैसी चोट करनी है ये उनको बखूबी मालूम है। और जिस तरीके से उन्होंने सरकार के पांवों के तले, पांवों के नीचे से जमीन खींची है या दरी या कारपेट खींचा है, तो वाकई जो है काबिले तारीफ है। अभी उन्होंने रथ के पहियों पर प्रहार किया है। मुझे लगता है कि देर सवेर इस रथ के घोड़े भी बिदकेंगे और हम लोगों को बहुत दिलचस्प तमाशा देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है, जिस तरह से अखिलेश यादव को कलकत्ता बुलाया है और जिस तरीके से उन्होंने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है, उनका भी माइक बंद किया गया है। तो जो ममता बनर्जी कहती है कि खेला होबे, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड वहां के चुनाव के बाद खेला होबे, और इस खेला होबे में मीडिया की भूमिका क्या होगी ये मीडिया को ही तय करना होगा। क्योंकि कोई कितना भी दमन करे, कितना भी उत्पीड़न करे, मीडिया अगर आत्मनिरीक्षण करके अपने सरोकारों के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार का सही उपयोग करता है, तभी वो जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को चरितार्थ कर सकेगा। अन्यथा मीडिया ने जो अपनी दुर्गति कर ली है, मोदी मीडिया ने जिस तरीके से मीडिया को कलंकित किया है, वो भारतीय
पत्रकारिता के इतिहास का बहुत काला अध्याय है। संजीव जी। बिल्कुल